जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स में अवकलनीयता पर बात हुई थी, डिफरेंशिएबिलिटी पे बात हुई थी कि रियल में डिफरेंशिएशन किस तरह से एग्जिस्ट करता है और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएशन किस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसकी अवकलनीयता रियल में किस तरह से ज्ञात करते हैं और कॉम्प्लेक्स में किस तरह से ज्ञात करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि रियल में हमारी बात हुई थी आपसे, रियल एनालिसिस में एफ डैश एक्स निकालने के लिए, एफ डैश एक्स के लिए अपने पास एक फॉर्मूला आया था, लिमिटिंग केस डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिटिंग केस डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये अपने पास एक फॉर्मूला आया था। फॉर्मूला कहां से आया उस पर भी मेरी लास्ट लेक्चर में आपसे बात हो चुकी है। अगर आपको इसे जानना है तो अपना लास्ट लेक्चर मेरा देख सकते हो आप। अब इसमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी या इसका अवकलज कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट पे भी मेरी बात हुई थी आपसे। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन की, जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है और राइट हैंड लिमिट निकाली है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर है और उसका मान जो है वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर है, उस स्थिति में वो लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब जाके ये इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए और दो फॉर्मूले मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बात हुई थी। यहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव y बराबर एफ एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन था और एट x बराबर a पॉइंट पे हम बात कर रहे थे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश a किस तरह से निकालते हैं, लिमिटिंग केस h टेंड्स टू जीरो, एफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यहां पे a किसी पॉइंट पे बात हो रही है, जिस पॉइंट पे हम उसकी अवकलनीयता चेक करना चाहते हैं या डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होने की बात हो रही है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और एच क्या है, यहां पे डिफरेंस है, अंतर है, जो हमने शुरुआत में जब प्रूव किया था फॉर्मूले को उस टाइम किया था। इस तरह से आप इसकी क्या निकालते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करते हो। इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए किस तरह निकालते हैं, लिमिटिंग केस h टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इस तरह से इसकी क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। एक और फॉर्मूला आपसे बात हुई थी आपसे कि एफ डैश ए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो लिमिटिंग केस x टेंड्स टू a, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये मैंने आपको रियल में फॉर्मूले बताए थे। एक पहला राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए इस तरह से फॉर्मूला है, और ये एक और फॉर्मूला अपना किसी पॉइंट पर फंक्शन के डेरिवेटिव होने के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इस तरह से। मैंने पहले बात कर चुका हूं इसकी डिफरेंशिएशन कब एग्जिस्ट करेगा। अगर इसी तरह हम अगर कॉम्प्लेक्स में बात करें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो हमारे पास W बराबर एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है और एट ए पॉइंट z बराबर z0 पे बात हो रही है। यहां जिस तरह से एट ए पॉइंट x बराबर a पर बात हो रही है, उसी तरह से मैं यहां कॉम्प्लेक्स में z बराबर z0 कोई पॉइंट है उसके डोमेन में। तो यहां पे जो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले आए थे, एक फॉर्मूला मैंने निकाला था राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले से। यानी कि यहां पे आपको जिस तरह से एफ डैश ए चाहिए, इसी तरह यहां पे एफ डैश z0 की अगर बात करें तो यहां पे देखिए लिमिटिंग केस h टेंड्स टू जीरो, h क्या होता था, डिफरेंस होता था। यहां पे हम जो डिफरेंस लेंगे, लिमिटिंग केस डेल z टेंड्स टू जीरो, अंतर जो लिया h की जगह यहां पे डेल z टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच, एफ ए की जगह कौन वैल्यू काम कर रही है यहां पे, z0, प्लस h की जगह कौन काम कर रहा है यहां पे, डेल z, माइनस एफ ए की जगह कौन काम कर रहा है यहां पे, एफ ए की जगह जेड नॉट, अपॉन एच की जगह कौन काम कर रहा है यहां पे, डेल जेड। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया
किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में उसकी अवकलनीयता चेक करने के लिए एफ डैश जेड जीरो के लिए आपका फॉर्मूला है लिमिटिंग केस डेल जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड। और एक फॉर्मूला मैं इससे बना रहा हूं आपका, यहां पे देखिए एफ डैश जेड जीरो यहां पे आप ज्ञात कर रहे हो एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू लिमिटिंग केस यहां पे देखिए x टेंड्स टू a, जब x बराबर a पर बात हो रही है वहां बात हो रही है z बराबर z नॉट पर बात हो रही है, तो यहां x टेंड्स टू a, यहां पे कौन आ जाएगा z टेंड्स टू z नॉट, z टेंड्स टू z नॉट। f x की जगह यहां पे f z पे बात हो रही है माइनस f a की जगह यहां पे f z नॉट पे बात हो रही है अपॉन x माइनस a का मतलब z माइनस z नॉट। ये आपका एक और फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कॉम्प्लेक्स में अपने पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब सुनिएगा सर, यानी डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता कब एग्जिस्ट करेगी, यानी डिफरेंशिएशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब रियल में तो क्या था, लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, यूनिक हो और क्या करें, एग्जिस्ट करें और उसकी वैल्यू फंक्शन के मान के बराबर है, उस स्थिति में रियल में हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती थी। यहां पे लिमिट किस तरह एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स में लिमिट पे जब बात हुई थी कि इस स्थिति में लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आप डेल जेड जो है टेंड्स टू जीरो या यहां पे लेके जेड टेंड्स टू जेड जीरो, जेड जीरो की ओर किसी भी रास्ते से जाए, एनीवे किसी भी रास्ते से जाए, हर बार जो वैल्यू है लिमिट की जो मान है वो क्या आना चाहिए, आपका बराबर आना चाहिए। उस स्थिति में इसकी क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब उस स्थिति में हम इसके डिफरेंशिएबिलिटी पे बात कर सकते हैं अवकलनीयता पर, क्योंकि रियल में आपने लास्ट ईयर सेकंड ईयर में रियल में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इनवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, संतत फलन होता है, परंतु जो इसका इनवर्स है प्रतिलोम है वो सत्य नहीं है। कहने का मतलब ये है, इस चीज को अभी से ही समझ लीजिएगा। हालांकि कॉम्प्लेक्स में भी इस तरह की अपन एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि मेरे पास किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहने के लिए उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, आवश्यक नहीं है। यानी कि किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के बावजूद भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब आप श्योर हो कि वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो कंटिन्यूटी है, जो कंटिन्यूअस जो है, संततता जो है अपनी, ठीक है ना, कंटिन्यूटी जो है वो आपका क्या है, आवश्यक प्रतिबंध है, पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है, यानी कि नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी कहने का मतलब है दो तरह की कंडीशन आपने रियल में भी पढ़ी होंगी और आप कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ोगे। दो तरह की कंडीशन है, एक तो आपकी कंडीशन है, बात कर लेता हूं आपसे, एक तो आपकी कंडीशन है भैया आवश्यक, एक होता है आपका आवश्यक प्रतिबंध और एक होता है आपका पर्याप्त प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है कि किसी डिफरेंशिएशन पे, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी पे ही मैं बात कर लेता हूं कि कोई फंक्शन के आवश्यक होने के लिए, यानी कि उसके डिफरेंशिएबल होने के लिए उसकी होना बहुत जरूरी है। पर्याप्त का मतलब आपका, जैसे मैंने अभी आपको जो स्टेटमेंट बताया है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इनवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि कहने का मतलब ये कि कोई फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है, अगर आपने पता चल गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। यानी कि उस डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपके जो कंटिन्यूअस होना है, कंटिन्यूटी जो है वो आपके क्या आवश्यक प्रतिबंध है। आवश्यक होने का मतलब है वो होगा, लेकिन पर्याप्त नहीं है। उस बेस पर आप उसे ये नहीं कह सकते कि मतलब अब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। ये दोनों मैं रफ कर देता हूं। अब सुनिए सर, अवकलनीयता क्या होती है कॉम्प्लेक्स में।
डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता, जैसे कि मैंने लास्ट में आपसे बात की थी, अवकलनीयता के लिए मैं क्या कह रहा हूं, W बराबर ऐसे लेके चलते हैं, W बराबर एफ ऑफ जेड एक सम्मिश्र फलन है, माना W बराबर एफ ऑफ जेड एक सम्मिश्र फलन है। ठीक है, देखो भैया मैं यहां पे दोनों मीडियम में लैंग्वेज लिख नहीं सकता, दोनों को कभी मैं हिंदी कभी इंग्लिश लिख दूंगा और एक को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट W बराबर एफ ऑफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हमारे पास W बराबर एफ ऑफ जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सम्मिश्र फलन है। तब Z बराबर Z0, Z बराबर Z0 प्रांत में, प्रांत D में कोई बिंदु है, देन Z बराबर Z0 एट ए पॉइंट Z बराबर Z0 इन डोमेन D, उसके प्रांत में कोई बिंदु है Z बराबर Z0, ठीक है ना। तब Z बराबर Z0 प्रांत D में कोई बिंदु है, तब Z टेंस टू Z0, Z टेंस टू Z0, देखिएगा Z टेंस टू Z0 अलोंग एनी पाथ, Z टेंस टू Z0 अलोंग एनी पाथ। दूसरा क्या है, डेल Z टेंस टू Z0, डेल Z टेंस टू 0, या आप ऐसे कह सकते हैं, और या ठीक है ना, Z डेल Z टेंस टू 0, Z टेंस टू Z0 या डेल Z टेंस टू 0, किसी भी पाथ से, किसी भी ओर से अग्रसर हो रहा हो, W बराबर एफ ऑफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन एट ए पॉइंट Z बराबर Z0 इन डोमेन D, देन Z टेंस टू Z0 और डेल Z टेंस टू 0 अलोंग एनी पाथ, किसी भी पथ से अग्रसर हो रहा हो, लिमिट का मान, सीमा का मान अद्वितीय, अद्वितीय तथा परिमित रूप से प्राप्त होता है। परिमित रूप से प्राप्त होता है, तब फलन, तब फलन Z बराबर Z0 पर, तब फलन की Z बराबर Z0 पर, तब फलन की Z बराबर Z0 पर अवकलनीयता होती है। सुनो भैया, हमारे पास W बराबर एफ ऑफ जेड इज ए फंक्शन, इधर आ जाइए, W बराबर एफ ऑफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन एट ए पॉइंट Z बराबर Z0 इन डोमेन D, देन Z टेंस टू Z0 और डेल Z टेंस टू 0, या तो Z टेंस टू Z0 कर रहा हूं या डेल Z टेंस टू, दोनों में देखिए यहां पे डेल Z टेंस टू 0 कर रहा है, ठीक है, और यहां पे आपका Z टेंस टू Z0 की ओर कर रहा है। कोई सी भी स्थिति हो, Z या तो Z0 की ओर टेंस करे या डेल Z 0 की ओर टेंस करे, किसी भी पाथ से जाए, Z टेंस टू Z0 अलोंग एनी पाथ, टेंस टू अलोंग एनी पाथ, देन वैल्यू ऑफ लिमिट इज यूनिक एंड एग्जिस्ट, देन फंक्शन सेड टू बी डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, अवकलज कहलाएगा, या फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या करेगी आपकी, एग्जिस्ट करेगी। अरे बात समझ में, यहां पे मैंने अभी जो आपको फॉर्मूले लिखे वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से। लिमिटिंग केस, अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो एफ डैश Z0 बराबर, एक पहली डेफिनेशन, लिमिटिंग केस Z टेंस टू Z0, Z टेंस टू Z0 f ऑफ Z माइनस f ऑफ Z0 अपॉन Z माइनस Z0,
एक तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना। एक क्या आ जाएगी आपकी एफ डैश Z0 बराबर लिमिटिंग केस डेल Z टेंस टू जीरो, डेल Z टेंस टू जीरो, एफ Z0 प्लस डेल Z माइनस एफ ऑफ Z0 अपॉन डेल Z। उसी की तरह a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच के रूप में। ये दोनों ही फॉर्मूले हैं जिनसे हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं टॉपिक में अंदर जाने के लिए, क्वेश्चंस के लिए, कि ये फंक्शन, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी अवकलनीयता एग्जिस्ट करेगी जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए रियल में तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, मैंने यहां पे कहा अलोंग एनी पाथ। आप Z0 की ओर किसी भी रास्ते से जा रहा हो, किसी भी रास्ते से, हर बार आपको जो वैल्यू ऑफ लिमिट है, सीमा का जो मान है, वो हमेशा यूनिक एंड फाइनाइट प्राप्त हो रहा हो, अद्वितीय और परिमित रूप से प्राप्त हो रहा, उस स्थिति में उसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और उसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो फिर वो उसका जो फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो क्या करेगी, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट। लिख देता हूं मैं यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट। अगर इनकी लिमिट जो है आपकी एग्जिस्ट करेगी, उस स्थिति में उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, फलन की अवकलनीयता एग्जिस्ट करेगी। इसके लिए मैं बुक पे एक क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर है 3.6.2। prove that the function f of z बराबर z की पावर n, f of z बराबर z की पावर n, where n is a integer, n क्या है, इंटीजर, इज इंटीजर, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। ये आपका एक एग्जाम्पल है। सुनो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, ये समझ लेते हैं। आपको प्रूव करना है कि कोई फंक्शन है अपने पास f ऑफ z की पावर n, एक फंक्शन अपने पास f ऑफ z की पावर n, वेयर n इज ए इंटीजर, n वहां पे क्या कोई पूर्णांक है, वो आपका डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। यानी कि ये जो फंक्शन है f ऑफ z बराबर z की पावर n इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये हर जगह कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब ये अवकलनीय होने के लिए करना क्या, अगर हम इसकी लिमिट एग्जिस्ट करा देते हैं, इस फंक्शन की f ऑफ z बराबर z की पावर n की अगर हम लिमिट एग्जिस्ट करा देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एवरीवेयर क्या हो जाएगा। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है प्रत्येक पॉइंट पे, तब ये क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कंटिन्यूअस होते ही ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना। इस पे बात करने के लिए अगर प्रूफ पे बात करें, एफ ऑफ जेड बराबर क्या दे रखा है आपको, जेड की पावर n। ठीक है ना। एफ डैश जेड ज्ञात करते हैं, एफ डैश जेड ज्ञात करते हैं। एफ डैश जेड के लिए आपको फॉर्मूला क्या था, लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू 0 एफ, ठीक है, जेड नॉट पे बात कर लेते हैं, एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला यूज कर यही कर लेते हैं, माइनस एफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब यहां पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया, दो फॉर्मूले लिखाए थे, उनमें से एक फॉर्मूला एट ए पॉइंट जेड नॉट पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, जेड नॉट की जगह यहां पे जेड ही लेके चले, जेड से ही बात कर लेते हैं, इसको जेड पे लेके चलते हैं। जेड नॉट एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, जेड पे बात कर लेते हैं, एफ डैश जेड, लिमिटिंग केस
लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। ये अपने फॉर्मूला देख लिया। अब हम अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, इसकी अवकलनीयता के लिए अगर हम इस लिमिट को एडजस्ट करा देते हैं कि यानी कि डेल जेड टेंस टू 0, डेल जेड टेंस टू 0 की अगर हम लिमिट एडजस्ट करा देते हैं, यानी कि डेल जेड आपका किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है एनी पाथ से, किसी भी पाथ से, तो हर बार आपको वैल्यू ऑफ जो लिमिट है वो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तब जाके हम ये क्या कह देंगे, ये इसकी कंटिन्यूअस होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। लेकिन लिमिट को भी एवरीवेयर आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको एडजस्ट कराना पड़ेगा। यानी कि जेड यहां पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, मैं पर्टिकुलर जेड पे बात कर रहा हूं, कोई भी जेड है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनी जेड पे बात हो रही है कि कोई भी जेड पॉइंट है, जेड बराबर जेड नॉट या कोई भी एनीबॉडी पॉइंट है, उस पे बात हो रही है कंप्लीटली रूप में। अब देखिएगा यहां पे क्या करते हैं, लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू 0, डेल जेड टेंस टू 0 फंक्शन में जेड जो है, जेड की जगह क्या लिख देता हूं, जेड प्लस डेल जेड, जेड प्लस डेल जेड लिखा की पावर n माइनस जेड की पावर n अपॉन डेल जेड। अब सुनना भैया, डेल जेड टेंस टू 0 ये फंक्शन है जेड प्लस डेल जेड की पावर n, और ये जो है ये है आपका पॉलिनोमियल। ये आपको जो दिखाई दे रहा है जेड प्लस डेल जेड की पावर n, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। प्रत्येक जो आपका द्विपद प्रसार होता है वो क्या होता है, आपका बहुपद फलन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन। दो चीजें आपको मैं बता देता हूं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, और डिफरेंशिएबल भी होता है एवरीवेयर। पॉलिनोमियल बहुपद फलन, प्रत्येक बहुपद फलन सर्वत्र संतत होता है और सर्वत्र क्या होता है, अवकलनीय होता है। दूसरी बात, प्रत्येक एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फलन एवरीवेयर क्या होता है, संतत होता है, और क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। बस डिनोमिनेटर की स्थिति को थोड़ा सा ध्यान रखना। इस स्थिति में ये क्या है, जेड की पावर डेल जेड, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। प्रत्येक, यहां पे लिख रहा हूं मैं, प्रत्येक द्विपद प्रसार बाइनोमियल एक्सपेंशन, प्रत्येक बाइनोमियल एक्सपेंशन बहुपद फलन होता है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद फलन होता है तथा प्रत्येक बहुपद फलन सम्मिश्र संख्याएं, प्रत्येक बहुपद फलन कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के लिए संतत तथा अवकलनीय होता है। यह बात समझ में आ रही है। अब इसे अगर ओपन करें, देखो किस तरह से लिमिट किस तरह एडजस्ट करेंगे। मेरे पास एफ डैश जेड आ गया है, लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड, जेड प्लस डेल जेड की पावर n माइनस जेड की पावर n अपॉन डेल जेड। ठीक है, a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, चूंकि a प्लस बी की पावर n सी 0, a की पावर n b की पावर 0 प्लस
NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 और लास्ट में प्लस में NCn a की पावर 0 b की पावर n। यह आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। इसकी अकॉर्डिंग में अगर इसका एक्सपेंशन करें तो f डैश जेड बराबर, यहां पे इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं, तो इसकी अकॉर्डिंग अगर बात करें NC0 a बोले तो z की पावर n, b बोले तो डेल जेड की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर यानी कि z की पावर n माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 डेल जेड की पावर 1 प्लस NC2 z की पावर n माइनस 2 डेल जेड की पावर 2 प्लस लास्ट में NCn a की पावर यानी कि z की पावर 0 और डेल जेड की पावर n। माइनस में चल रहा है आपका z की पावर n, अपॉन में आपका चल रहा है डेल जेड, और लिमिटिंग केस चल रहा है डेल जेड टेंड्स टू 0। सुनो, NC0 का मान और NC1 का मान, NCn का मान और NC0 का मान 1 होता है। 1 करोगे डेल जेड की पावर 0, ये भी क्या हो गया आपका 1 हो गया। यहां से क्या प्राप्त हुआ आपको z की पावर n, और यहां पे क्या प्राप्त हुआ z की पावर n, ये टर्म दोनों कैंसिल, ये बात। लास्ट अब क्या बचा आपके पास f डैश जेड बराबर लिमिटिंग केस डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड टेंड्स टू 0। यहां से क्या कर रहे हैं, मैंने यहां पे डेल जेड की पावर n को कॉमन ले लिया है और इसको कैंसिल कर दिया, यानी कि मैंने आपको डेल जेड की पावर कॉमन ले लिया यहां से, और अपॉन में आपका डेल जेड चल ही रहा है, ठीक है। NC1 का मान क्या होता है n, NC1 का मान क्या होता है n, यहां से z की पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस NC2 n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन 2, और यहां से आपका z की पावर n माइनस 2 और यहां पर डेल z, ठीक है, प्लस लास्ट में क्या बचेगा यहां पे, यहां से NCn का 1, तो यहां पे डेल जेड की पावर कितना रह जाएगा n माइनस 1 और अपॉन में डेल जेड है यह, ठीक है, वो आपकी कैंसिल हो गया। ये डेल जेड से डेल जेड कैंसिल, ये डेल जेड से डेल जेड, जैसे ही लिमिटिंग केस डेल जेड टेंड्स टू 0 रखोगे ये सारे टर्म, ठीक है, ये सारी टर्म गायब, ठीक है। डेल जेड की पावर जैसे ही आपने 0 रखा तो ये 0 हो जाएंगे सारी। अब यहां पे आपको कौन प्राप्त हुआ, f डैश जेड बराबर प्राप्त हुआ आपको n जेड की पावर n माइनस 1, और ये क्या है, यूनिक एंड एग्जिस्ट। यूनिक एंड एग्जिस्ट, अगर आपको जो डिफरेंशिएबल है वो यूनिक प्राप्त हो रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में ये जो लिमिटिंग है, जो आपने लिमिट निकाली है, ये लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है और यूनिक है, ये आपके पॉलिनोमियल प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा आपको, एक पॉलिनोमियल के रूप में प्राप्त। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे पास अब आप कह सकते हो, अतः एफ ऑफ जेड बराबर जेड की पावर n सर्वत्र अवकलनीय होगा। यह आपका एक एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको प्रूव किया है कि जेड एफ ऑफ जेड बराबर दे रखा है आपको जेड की पावर n, वो क्या होगा, n कहां पे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में, n इज ए वेयर n इज ए इंटीजर। ये क्या होना चाहिए, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और हमने क्या है, अगर आपके पास उसकी लिमिट एग्जिस्ट आ गई है, यूनिक है एंड एग्जिस्ट है, अगर लिमिट यूनिक और एग्जिस्ट प्राप्त हो रही है तो उस स्थिति में वो क्या होगा, कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या है, उसकी लिमिट भी क्या कर रही है, डिफरेंशिएबिलिटी पे बात हुई थी, तो डिफरेंशिएबल क्या करेगा, उसका एग्जिस्ट करेगा, तो वो क्या होगा, आपका अवकलनीय होगा।
एक और एग्जाम्पल पे बात करते हैं। थ्योरम प्रूव करेंगे, अभी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना आपको कि मैं यहां पे जो करा रहा हूं वो अपने हिसाब से करा रहा हूं, सीक्वेंस के हिसाब से। बुक में आपको कौन सा क्रम कहां दे रखा है उस चीज की आप फिक्र नहीं करें, मैं सारा कंटेंट आपको कराऊंगा, जो जो आपके काम का है, आवश्यक है जो आपके लिए, वो हर चीज मैं आपको कराऊंगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या थ्योरम है वो सभी कराऊंगा, लेकिन क्रम मेरे हिसाब से चलेगा। ठीक है, आप ये नहीं पीछे रह जाए, या आप कमेंट्स में अगर कुछ ऐसा रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। एक एग्जाम्पल है आपका 3.6.4। एग्जाम्पल क्या है आपका? प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर सर्वत्र संतत है। सर्वत्र संतत है, किंतु एक मिनट, आधी हिंदी आधी इंग्लिश हो गई। इज कंटिन्यूअस everywhere but its derivative exists only origin। सुनो, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, जिस तरह पहले लास्ट उसमें अपने एग्जाम्पल में बात की थी आपने कि एफ ऑफ जेड बराबर अपने पास जेड की पावर एन दे रखा था। यहां पे अपने पास एफ ऑफ जेड बराबर दे रखा है मॉड ऑफ जेड की पावर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और क्या कह रहा है? इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये आपको प्रूव करना है कि जो एफ ऑफ जेड है वो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, वो एवरीवेयर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। बट इट्स नॉट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली ओरिजिन। बट इट्स नॉट डेरिवेटिव, कुछ गड़बड़ है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली एट ओरिजिन। ओनली एट ओरिजिन, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है ना, अवकलज जो है, अवकल नियत जो है, वो कहां पे एग्जिस्ट करेगी? केवल ओरिजिन पे करेगी। मतलब ओरिजिन के अलावा कहीं पे भी ये डेरिवेटिव नहीं होगा। एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है? सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस। सबसे पहले इसकी कंटिन्यूअस होने पे प्रूव करेंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा। पहले एक्सप्लेन कर दे, एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड, जब मैंने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ाया था, मॉड ऑफ जेड बराबर होता है जेड इंटू जेड बार, या मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और लास्ट उसमें एग्जाम्पल में ही आपसे बात हुई थी, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। वहां से ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके डेरिवेटिव को देखना है कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ओरिजिन के अलावा। पहले वाले में डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराया था, यहां पे आप जब इसे करोगे तो इसको प्रूफ जब प्रूफ करोगे, इसे प्रूफ करोगे तो आपको प्रूफ क्या करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो केवल ओरिजिन पे एग्जिस्ट करना चाहिए। उससे पहले आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि कहीं पे भी क्या नहीं होगा, ये डेरिवेटिव नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल कहां पे करेगा? ओरिजिन पे करेगा। उसके लिए प्रूफ करने के लिए प्रूफ पे बात करता हूं। चूंकि एफ ऑफ जेड
बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, आपको ये दे रखा है एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। इसे चूंकि मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मॉड ऑफ जेड क्या होता है, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो आपके पास एफ ऑफ जेड जो आया है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ ऑफ जेड बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फलन है, बहुपद फलन है, तथा प्रत्येक बहुपद फलन सर्वत्र संतत होता है। एफ ऑफ जेड इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, लास्ट में मेरी अभी बात हुई थी, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एवरीवेयर। प्रत्येक बहुपद फलन क्या होता है, हर जगह क्या रहता है, संतत रहता है। अब सुनो, अब इसके डेरिवेटिव पे बात करते हैं। डेरिवेटिव के लिए लिमिटिंग केस लेके चलें। लिमिटिंग केस हमको ज्ञात करना, एफ डैश जेड पे बात, जेड नॉट पे बात, जेड पे ही बात कर लेते हैं। एफ डैश जेड बराबर लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, एफ ऑफ जेड और डेल, ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की। नाउ वी विल शो दैट डिफरेंशिएबल नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर, एट ओनली एग्जिस्ट ओरिजिन। कहां पे एग्जिस्ट करेगा, केवल ओरिजिन पे क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब सुनिए, इसकी जगह वैल्यू रखें तो लिमिटिंग केस एफ डैश जेड बराबर लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड प्लस डेल जेड की जगह यहां पे जेड प्लस डेल जेड, जेड प्लस डेल जेड की जगह क्या रखोगे, अपने पास फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ जेड, तो जेड की जगह क्या रख दूं, जेड प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड बोले तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर अपॉन डेल जेड। ठीक है, जेड की मॉड ऑफ जेड के होल, जेड की जगह क्या रख दिया मैंने, जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। आगे इसे बात करें तो लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू जीरो। सुनो, अभी मेरी आपसे बात हुई मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर बात जेड इंटू जेड बार, मॉडुलस जब पढ़ाया है मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। तो इसको अगर लिखे तो मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिखे तो जेड इंटू जेड बार, जेड की जगह क्या रखोगे, जेड प्लस डेल जेड, जेड इंटू जेड बार, जेड बार की बात करें तो जेड प्लस डेल जेड का बार कंजुगेट माइनस ये आपका जिसकी जगह रखे तो जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल जेड, अपॉन डेल जेड। इसको आगे एक्सप्लेन करें तो लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू जीरो, इसको लिखें तो जेड प्लस डेल जेड, ऐसे ओपन कर लो, इसका मतलब a प्लस बी, ये भी आपने पढ़ा होगा, जेड प्लस जेड वन प्लस जेड टू पे अगर बार है तो उसे किस तरह से लिख सकते हो, जेड वन बार प्लस जेड टू बार। इसको कर रहा हूं तो जेड बार प्लस डेल जेड पे बार माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल जेड। आगे एक्सप्लेन करें तो लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस टू जीरो, डेल जेड टेंस टू जीरो। अब एक मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसका आपने इससे मल्टीप्लाई करा तो जेड इंटू जेड बार, इससे कराओगे तो प्लस में जेड इंटू डेल जेड बार, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो जेड बार इंटू डेल जेड, और यहां पे मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस में डेल जेड
और इनटू में डेल जेड का बार और माइनस में जेड इंटू जेड बार अपॉन में डेल जेड, अपॉन में डेल जेड। अब सुनिए, ये कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सबके नीचे डेल जेड को सभी से डिवाइड कर देंगे, ये इसके भी नीचे, इसका क्या मतलब है, ये इसके डिवाइड में भी है, इसके डिवाइड में भी और इसके डिवाइड में भी। आगे लेके तो लिमिटिंग केस डेल जेड टेंड्स टू 0, ये लिखोगे जेड इंटू डेल जेड बार अपॉन डेल जेड। इसके डिवाइड में डालोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में क्या, केवल जेड बार। इसके ये डालोगे तो यहां से केवल कितना आएगा आपको, डेल जेड बार, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसकी लिमिट को आपको एडजस्ट कराना है, इस लिमिट को क्या कराना है, मतलब इस लिमिट के बारे में बात करनी है, एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है ना। अब यहां पे बात करें, इसको एक बार आगे ले चलते हैं। लिमिटिंग केस एफ डैश जेड प्राप्त कर रहे हैं, डेल जेड टेंड्स टू 0, ठीक है। आपके पास क्या आया, जेड इंटू डेल जेड बार, जेड इंटू डेल जेड बार अपॉन डेल जेड प्लस में क्या आया आपके पास, यहां से आया जेड बार और डेल जेड बार, जेड बार प्लस डेल जेड बार। अब सुनो, यहां पे कुछ चीजों को समझ लेते हैं। पहली बात तो जेड बराबर क्या होता है आपके पास, एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड बराबर क्या होता है, इस लिमिट को क्या कराना, एग्जिस्ट करा। अब लिमिट एग्जिस्ट कर, लिमिट के इसके एग्जिस्ट होने की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे कि जेड डेल जेड टेंड्स टू जेड 0, डेल जेड टेंड्स टू जेड 0, डेल जेड आपको 0 की ओर टेंड्स, किसी भी एनी पाथ, किसी भी पाथ से आपका अग्रसर हो, टेंड्स करे, हर बार आपको लिमिट क्या आनी चाहिए, आपकी बराबर आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। उस स्थिति में तो इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट। अगर बराबर नहीं आती है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसी तरह अगर डेल जेड पे बात करें तो फिर डेल जेड का मतलब डेल एक्स में भी चेंजमेंट और डेल वाई में भी चेंजमेंट, ठीक है। इसके कंजुगेटेड की बात हो रही है, सारी बातें कर लेता हूं। जेड बार क्या होता है, जेड बार के बारे में बात करें तो एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। और आपके पास कौन काम का है, यहां पे डेल जेड अपन ने बात कर ली। डेल जेड के कंजुगेटेड पे बात करें, संयुग्मी पे, तो कंजुगेटेड मैंने कहा था केवल इमेजिनरी पार्ट में साइन चेंज होगा, तो डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई, ठीक है। जेड बार पे बात हो गई, डेल जेड बार पे बात हो गई, डेल जेड आपका है, जेड के बारे में भी आपसे बात हो गई। अब सुनिएगा सर, अब क्या करते हैं हम, लाओ केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं। डेल जेड टेंड्स टू 0 along एक्स एक्सिस, डेल जेड 0 की ओर टेंड्स कर रहा है along एक्स एक्सिस। अब along एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे, देन एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पे डेल एक्स टेंड्स टू 0 कर रहा है, इसका मतलब आपका डेल एक्स भी टेंड्स टू 0 कर रहा है और डेल वाई भी टेंड्स टू क्या कर रहा है, 0। डेल जेड टेंड्स टू 0 होने का मतलब है डेल एक्स भी 0 की ओर टेंड्स कर रहा है और डेल वाई भी 0 की ओर क्या कर रहा है, टेंड्स कर रहा है। अगर इस स्थिति में मैं यहां पे बात करूं तो ये आपका है लिमिटिंग केस डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड टेंड्स टू 0, जेड से जेड रहने दीजिए, डेल जेड बार का मतलब क्या है आपका, यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो ये डाटा देख लीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो, एंड डेल एक्स, ठीक है ना। यहां पे बात करें तो डेल एक्स टेंड्स टू कहां करेगा, 0 की ओर, एंड डेल वाई आपका क्या हो जाएगा, y 0 है तो डेल वाई भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, डेल वाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पे बात करें तो लिमिटिंग केस, अब यहां पे y तो हट गया,
डेल वाई 0 हो गया तो ये तो हट ही गया, तो केवल लिमिट किसकी रह गई, डेल एक्स टेंस टू 0, एफ डैश जेड निकाल रहे हैं इक्वल टू, आ जाइए यहां पे जेड इनटू इसके कंजुगेटेड पे बात करें, यहां पे देखिए ये y तो 0 हो गया, ये y 0 हो गया, ठीक है, केवल आपके पास कौन बचा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल जेड 0 तो डेल जेड की जगह यहां पे कौन है, डेल वाई 0 हो चुका है, तो डेल एक्स यानी कि यहां पे भी कौन आ जाएगा आपका डेल एक्स, ठीक है ना, डेल जेड की जगह y तो 0 हो गया, डेल वाई तो डेल जेड टेंस टू 0 तो डेल एक्स आ जाएगा, यहां पे लिमिट केवल x की रही है, प्लस यहां पे जेड बार को रहने दीजिए, ठीक है ना, प्लस में इस पे बात करें तो डेल जेड के बारे में बात करें तो यहां पे ये भी पार्ट आपका क्या हो गया, डेल जेड का कंजुगेटेड ये रहा आपका, ठीक है ना, ये 0 रह गया, तो यहां पे केवल क्या बचा आपको डेल एक्स, ठीक है ना, यहां पे आपके पास जेड, ये दोनों कैंसिल, ठीक है ना, डेल एक्स की जगह 0 रखा, तो ये आपके पास एफ डैश जेड अलोंग एक्स एक्सिस आपको प्राप्त हुआ जेड प्लस जेड, ठीक है, चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट के नाम पे दे सकते हो। अब आ जाइए, ये मैं किसके अलोंग गया हूं, अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर केस सेकंड में बात करें, अलोंग डेल जेड टेंस टू 0 अलोंग वाई एक्सिस, किसके एक्सिस जा रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, वाई एक्सिस के जाएंगे, देन x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा 0, अगर x बराबर 0 हो गया तो x की लिमिट हट जाएगी, x बराबर 0 हो गया एंड डेल जेड में यहां तो x की लिमिट हट जाएगी, तो लिमिट किसकी रहेगी, केवल y की रहेगी, और अगर x 0 हो गया, ठीक है, यहां पे अगर x 0 है तो उस स्थिति में एंड डेल x, ठीक है ना, डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x 0 हो गया तो डेल x भी 0 हो जाएगा। आ जाइए लिमिटिंग केस, ठीक है, इनमें देखिएगा यहां पे x 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया इन कंडीशनों में, ठीक है, तो यहां पे लिमिटिंग केस क्या रह जाएगी, एफ डैश जेड आपका चल ही रहा है, लिमिटिंग केस डेल वाई, ठीक है ना, अगर ये 0 होगा तो आपके पास आपकी आयोटा डेल वाई टेंस टू 0, ठीक है, यहां पे देखिएगा, यहां पे बात करें तो इनमें केवल ये रहेगा जेड तो है ही आपका जेड, ठीक है, जेड डेल जेड, इसकी जगह क्या रहेगा आपके पास, इसके कंजुगेटेड में x 0 हो गया तो डेल जेड कहां है आपका, ये रहा, तो माइनस का आयोटा डेल वाई, ठीक है, अपॉन में माइनस है डेल जेड में आपके पास ये रहा डेल जेड, इसमें ये 0 हो गया तो आयोटा डेल वाई, प्लस ये आपका जेड बार से कोई वो नहीं है, जेड बार, ठीक है, और प्लस ये इसका कंजुगेटेड इसका डेल जेड का कंजुगेटेड ये 0 हो गया, तो यहां पे क्या बचा आपके पास माइनस आयोटा डेल वाई, ठीक है, जैसे वैल्यू रखोगे ये तो कैंसिल, ठीक है ना, यहां से क्या माइनस जेड, इसकी जगह रखोगे ये भी आपका 0 हो गया, तो एफ डैश जेड जो हुआ आपके पास वो क्या प्राप्त हुआ आपको, जेड, ये माइनस का जेड प्लस जेड, ये चाहो तो इक्वेशन नंबर सेकंड दे सकते। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में जेड प्लस जेड बार और इक्वेशन सेकंड में माइनस जेड प्लस जेड बार, दोनों इक्वेशन फर्स्ट, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड आर नॉट यूनिक नहीं है दोनों की दोनों, ठीक है ना, यूनिक नहीं है दोनों की दोनों, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड आर नॉट यूनिक, अगर यूनिक नहीं है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही देन तब फलन जो है आपका कहीं पर भी क्या नहीं होगा, आपका अवकल नहीं होगा, अतः एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है,
लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें, अगर ये z बराबर, दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है आपको कि ये ओरिजिन पर क्या होना चाहिए, एट ओरिजिन। नाउ एट ओरिजिन, अगर ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन पे अगर बात करें तो अगर ये ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबिलिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो केस फर्स्ट और केस सेकंड क्या आ जाने चाहिए, बराबर आ जाने चाहिए। दोनों तरह से ले सकते हैं, या तो इसकी लिमिट क्या आ जानी, ओरिजिन पे क्या आ जानी चाहिए, एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। ओरिजिन पे जाने का मतलब जेड जीरो, डेल जेड जीरो, सारे ओरिजिन पे तो डेल जेड जेड सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जीरो और यहां पे भी जीरो, दोनों स्थितियों में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओरिजिन का मतलब क्या है, जेड बराबर जीरो, डेल जेड बराबर जीरो, सारी चीजें जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों बराबर आ जाएंगे। या फिर आप देखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि एट ओरिजिन पे बात करें, एट ओरिजिन तो मैंने यहां से केस फर्स्ट आपका क्या है, केस फर्स्ट देख लो, केस फर्स्ट आपका जेड प्लस जेड बार, तो आपका जेड प्लस जेड बार बराबर आ जाना चाहिए आपका माइनस जेड प्लस जेड बार, ठीक है ना, माइनस जेड प्लस जेड बार। यहां से करोगे तो ये दोनों कैंसिल, तो 2z बराबर क्या, जीरो, तो z बराबर क्या, जीरो। यानी कि ये z किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि z बराबर जीरो पे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। सो एफ ऑफ z बराबर मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल is differentiable, f of z बराबर mod of z is differentiable only at origin, at origin, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको शुरुआत से। आपको प्रूव करना है एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर कैसा है, एवरीवेयर क्या है, कंटिन्यूअस है, और डेरिवेटिव केवल इसका कहां पे, ओरिजिन पे, मतलब और कहीं पे भी ये क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, केवल किस पे डिफरेंशिएबल है, ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल। मैंने एफ ऑफ जेड बराबर मॉड ऑफ जेड का, मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ जेड आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कैसा है, एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो मैंने क्या कहा है, एफ ऑफ जेड बहुपद फलन है तथा प्रत्येक बहुपद फलन क्या होता है, संतत होता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये बात पहली बात प्रूफ हो गई है कि ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। दूसरी बात के लिए, डेरिवेटिव के लिए, मैंने डेरिवेटिव के लिए एफ डैश जेड बराबर लिमिटिंग केस डेल जेड टेंड्स टू जीरो, जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, फॉर्मूले से लिख लिया इसको, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया। उसके बाद इसकी क्या है, डेरिवेटिव होने के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट कराने की, लिमिट पे बात करेंगे। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, यानी फाइनाइट और यूनिक आ जाती है, तो इसकी डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी पे बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये आप ध्यान रखें, पहले आप उसके कंटिन्यूटी पे बात करेंगे, पहले कंटिन्यूअस होगा, उसके बाद ही उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे बात हो सकती है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इनवर्स इज नॉट ट्रू, तो अगर फंक्शन डेरिवेटिव है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ये पक्का है। तो पहले उसकी कंटिन्यूटी पे बात कर लेते हैं, कंटिन्यूअसता पे बात कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कहा डेरिवेटिव पे जब ये बात करें, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तभी जाके ये एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे अपने फॉर्मूले से रख दिया मैंने, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार, इन दोनों को ओपन किया, इन माइनस जेड इंटू जेड बार। यहां पे इसको खोल दिया मैंने, जेड प्लस जेड, जेड वन प्लस जेड टू का बार होता है जेड वन बार प्लस जेड टू बार, दोनों को अलग कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये कैंसिल हो गए, उसके बाद ये स्थिति आपकी आ गई है। अब इस स्थिति को, इस स्थिति पे ध्यान देना, ये आपकी स्थिति कंडीशन आ गई। इसकी लिमिट को, लिमिट के बारे में बात करेंगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इनमें जो डाटा है उनको मैंने यूज कर लिया है। जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जेड बार बराबर क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। डेल आपका जेड बराबर क्या है यहाँ पे, डेल एक्स। अगर डेल जेड के बारे में बात करें, डिफरेंस के बारे में बात करें, तो एक्स में भी डिफरेंस होगा और वाई में भी अंतर होगा, ठीक है ना। और इसके कंजुगेटेड की बात करें तो केवल इमेजिनरी पार्ट आपका चेंज हो जाएगा। मैं पहला केस लेके चला हूं अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के तो वाई बराबर जीरो हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, हमेशा जीरो होता है।
और डेल तो y जीरो होते ही यहां पे डेल x टेंस टू जीरो की स्थिति में डेल x टेंस टू जीरो, डेल y टेंस टू जीरो, तो डेल y की कंडीशन हट जाएगी, केवल किसकी लिमिट रह जाएगी, डेल x की लिमिट रह जाएगी। ये वैल्यू इन वैल्यूओं को यूज करके मैंने इसमें पुट किया है, ठीक है ना। यहां पे डेल z के बारे में बात करें, डेल z कंजुगेटेड, ये पोर्शन y जीरो होते ही ये पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से केवल आपके डेल x प्राप्त होगा और यहां पे आपको डेल x की लिमिट लग रही है, तो डेल z ये रहा, ये y जीरो हो गया, तो केवल यहां पे आपको डेल x प्राप्त होगा। z बार को मैंने नहीं कराया इसके बारे में, इसको नहीं चढ़ा, z बार ये रहा आपका x माइनस आयोटा y प्लस डेल z बार को बात करें, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर बात करें अपन, क्योंकि मैंने z और z बार को क्यों नहीं, इनसे कोई भी इनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है, क्योंकि हम डेल z के बारे में बात कर रहे हैं, डेल z के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों में ही इन दोनों पे बात कर रहा हूं। आ रही बात समझ। तो उस स्थिति में आपने मैंने z बार और डेल z, ये डेल यहां पे जो आपका डेल z का बार है कंजुगेटेड ये रहा, इसमें y की जगह जैसे जीरो रखा तो ये आपका डेल x प्राप्त हो गया। बाद में आपने डेल x ये जीरो हो ही जाएगा, यहां से ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, z इंटू z बार। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। सिमिलरली मैंने सेकंड में बात की है इन वैल्यूओं पे, ठीक है ना। तो आपकी दोनों जो केस फर्स्ट और केस सेकंड है ये क्या नहीं आ रहे, यूनिक और फाइनाइट नहीं आ रहे, उस हिसाब से मैंने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। बाकी की नेक्स्ट थ्योरम पे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।